एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है चीन के खिलाफ भारत का डिप्लॉयमेंट जो लद्दाख और उसके आसपास के एरिया में है, उसको और ज्यादा शार्प करने के लिए भारतीय आर्मी को अब चाहिए 105 mm 37 कैलिबर की एक माउंटेड गन। ये टायर माउंटेड गन होने वाली है जिसको कि कहीं भी तुरंत डिप्लॉय किया जा सके। मोबिलिटी इसमें ज्यादा होनी चाहिए। इससे पहले जितने भी हमारे पास गन्स हैं वो टोप्स गन हैं या सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन हैं जो कि भारी हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इनको समय लगता है, और छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली हमारी जो भी गन है वो टोप्ड गन है। तो भारत को चाहिए एक माउंटेड गन जो कि मार के दुश्मन को तुरंत उस स्थान से दूसरी जगह चली जाए। इस तरह की गन अब खरीदने का प्रयास इंडियन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। इस गन की RFI में ये लिखा गया है कि वेंडर जिस भी गन का इस्तेमाल करेगा या जिस भी गन को प्रोजेक्ट करेगा उसमें जो लगने वाले सामान है वो इंडिजिनस ही होने चाहिए, यानी कि किसी लोकल गन की ही बात की जा रही है जो कि भारत में ही बनती होगी। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो कि INS विक्रांत है। ये अपने लास्ट ट्रायल की तरफ बढ़ रहा है जो कि मई में होने वाला है। इस ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद ये इंडियन नेवी को हैंडओवर करने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के ऑफिशियल का ये कहना है कि इसका जो इंडक्शन है नेवी में वो इंडिपेंडेंस डे के दिन हो सकता है, अगस्त 2022 में हो सकता है। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाते बनाते कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को कुछ 13 साल तक लग गए, पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अब अगली बार अगर हमें IAC-2 का बनाने का मौका मिलता है, यानी कि इंडियन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 को बनाने का मौका मिलता है, तो इसको हम लोग 5 साल में ही कंप्लीट कर देंगे। बशर्ते वो डिजाइन जो अभी ये 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही बेस्ड होना चाहिए। ये माना जा रहा है कि अगला जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला हो सकता है जो कि अभी के हमारे डिजाइन पर बेस्ड होने वाला है। पर कुछ लोगों का ये कहना है और नेवी ने अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसमें इसको 55,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एक कोशिश की है कि 55,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला ये एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। इसके लिए अभी शुरुआती जो मसौदा है वो पास नहीं हुआ है। इंडियन नेवी तो एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है, पर जब हमारे CDS थे उनका कहना था कि एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह हम सबमरीन का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास ज्यादा संख्या में सबमरीन होनी चाहिए। अगर सबमरीन की बात चली है तो एक सबमरीन जो हम लोग प्रोजेक्ट 75I के तहत बनाना चाहते हैं, कन्वेंशनल सबमरीन, वो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा विकट स्थिति उसकी आने वाली है। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तो कुछ 5 से 7 कंपनियां अलग अलग देशों के सामने थी। जब हमने AIP की बात की, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन की बात करी कि वर्किंग एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन इस सबमरीन में होना चाहिए, तो 2-3 देशों की कंपनियां तो ऐसे ही भाग गई, जिसमें कि रशिया की कंपनी, जर्मनी की कंपनी और स्वीडिश सैब भी थी। अब ये खबर आ रही है कि फ्रांस की नेवल ग्रुप भी इस प्रोजेक्ट में भाग नहीं लेना चाहती है। तो अब केवल 2 देशों की कंपनियां बच जाती हैं, जिसमें से एक स्पेन की है और एक साउथ कोरिया की है। स्पेन के पास भी अभी वर्किंग AIP नहीं है, केवल साउथ कोरिया ही ऐसा देश है जिसके पास सबमरीन में लगने वाली वर्किंग AIP है। स्पेन अभी भी बना हुआ है, उनके पास इसका प्रोटोटाइप तो है, पर इसको उन्होंने डिप्लॉय नहीं किया हुआ है। देखना यह है कि आगे किस सबमरीन को चुना जाता है। यह सबमरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत बनाई जा रही है, जिसमें से भारत की तरफ से L&T और माजागाओ डॉक लिमिटेड को चुना गया था और उनको विदेश की OEM के साथ सहयोग करके भारत के लिए एक प्रोडक्ट बनाना था। पर अब विदेशी OEM की संख्या भी कम होती चली जा रही है। अब बात कर लेते हैं रशिया और उस पर लगने वाले सैंक्शन और उससे भारत जो लाभ उठाना चाह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। जो ब्रिटिश पेट्रोलियम का नाम आप लोगों को सुना होगा, इसके कुछ स्टेक रोसनेफ्ट जो कि रशिया की ऑयल कंपनी है उसमें है, इसके 20% शेयर इसमें है। पर BP ये चाह रही है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ये चाह रही है कि इससे वो बाहर निकल जाए, अपने पूरे स्टेक को बेचकर बाहर निकलना चाहती है। भारतीय सरकार ने अपनी एनर्जी सेक्टर की कंपनी से ये कहा है, जिसमें कि इंडियन ऑयल हो गई, ONGC हो गई, ONGC विदेश हो गई या भारत पेट्रोलियम हो गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गई, इन सभी कंपनियों से कहा है कि ये जो स्टेक है 20% का, ये हमें खरीद लेना चाहिए, जिससे कि हम रशिया को एक सपोर्ट भी करेंगे और दूसरी बात उनकी मेजर ऑयल कंपनीज में हमारे शेयर भी हो जाएंगे। इससे पहले रशिया के ऑयल कंपनीज और यूरोपियन ऑयल कंपनीज में हमारे ONGC विदेश के काफी 20 से 25% के शेयर अलग अलग कंपनियों में हैं। पर इस बार जो BP अपने स्टेक छोड़ रहा है
तो भारत से भी कहा गया है कि जल्द ही इस स्टेक को ग्रैब कर लिया जाए। ये निर्णय तब निकल कर आया है जब ब्रिटिश पेट्रोलियम के सीईओ के द्वारा हमारे ऑयल मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग की गई थी मार्च में। तब से भारत सरकार ये चाह रही है कि ये जो स्टेक है वो भारत की कंपनियां ही खरीद ले। एक अच्छा खबर इसको माना जा सकता है। इसी प्रकार से हमें और भी ऐसी रशियन कंपनी जो कि सैंक्शन से हिट होने वाली हैं या हो रही हैं, उन पर नजरें बनाए रखनी चाहिए, अच्छे स्टेक उसमें खरीदने चाहिए। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध की। पोलैंड के द्वारा लगभग 200 से ज्यादा T-72 टैंक अब यूक्रेन भेजे गए हैं और आर्मर्ड कैरियर व्हीकल भी भेजा गया है। पोलैंड ने संख्या नहीं बताई है, उन्होंने कहा है कि इतने टैंक भेजे गए हैं कि 2 ब्रिगेड इससे बनाए जा सकते हैं। लोगों का यह मानना है कि इतनी संख्या हो जाती है जिसमें कि 200 से ज्यादा टैंक इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि पोलैंड के द्वारा यूक्रेन को T-72 टैंक 200 की संख्या में भेजे गए हैं। पहले तो वेस्टर्न कंट्रीज इस युद्ध में नहीं उतरना चाह रही थी। अब वेस्टर्न कंट्रीज इसमें युद्ध में उतरना तो चाह रही हैं, पर केवल अपने इक्विपमेंट के साथ। इक्विपमेंट भेज के वो इस यूक्रेनियन युद्ध को और लंबा कर रहे हैं और नुकसान इसमें किसी का नहीं हो रहा है, केवल यूक्रेन और यूक्रेनियन लोगों का हो रहा है। बम तो यूक्रेन में गिर रहे हैं, ना ही रशिया में गिर रहे हैं, ना ही यूरोप के किसी अन्य देश में गिर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे इंडिजिनस इंजन कावेरी इंजन की। हम अपने देश में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप तो करना चाहते हैं, पर उसके लिए लगने वाले इक्विपमेंट या टेस्टिंग फैसिलिटी की कमी होने के कारण हमारे वहाँ ये बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो पाते हैं, जिससे कि ये डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। कावेरी इंजन भी उनमें से एक है। 1989 से ही इसको प्रयास किया जा रहा है कि हम बना लें, पर इसका जब भी इसको ट्रायल करना होता है, टेस्ट करना होता है, चाहे वो ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग हो या एयरक्राफ्ट में लगा के टेस्टिंग हो, ये हमेशा ही रशिया जाता है और वहां पर जाने के बाद ही अगर वहां पे जो समय खाली मिलता है तब जाके वहां पे इसकी टेस्टिंग होती है। इसी प्रकार से कावेरी इंजन के एक डेरिवेटिव जिसको कि ड्राइट कावेरी इंजन कहा जाता है, जिसको कि हम अपने स्टिल्थ यूएवी घटक में लगाना चाहते हैं, वो अभी तक रशिया नहीं पहुंच पाया है। ये इंजन रशिया नहीं पहुंच पाया है टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग की जाती है IL-76 पर, जो कि इसी चीज के लिए मॉडिफाई किया हुआ है। इसमें 4 इंजनों की जगह एक इंजन, कोई टेस्टिंग करने वाला इंजन लगा दिया जाता है और इसमें चाहे DRDO का इंजन हो या रशियन कुछ अन्य इंजन हो, और भारत को किसी भी इंजन को टेस्ट करने के लिए रशिया भेजना पड़ता है। ये कावेरी इंजन कई बार रशिया जा चुका है, कई बार फेलियर होता है, इससे हमें डेटा प्राप्त होता है, उसमें कुछ नई चीजें हम लोग करते हैं और फिर से इंजन को रशिया ही भेजते हैं। तो रशियन जो हमें समय देते हैं जब उनका ये टेस्ट बेड खाली होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर 1 साल बाद उनका टेस्ट बेड खाली हो रहा है तो हम इस अपने इंजन को 1 साल बाद ही टेस्ट कर पाएंगे और 1 साल का बहुमूल्य समय निकल जाएगा, उस पर कोई काम हो नहीं पाएगा। इसी प्रकार की प्रॉब्लम हमारे साथ होती रहती है। टेस्ट बेड की कमी होने के कारण DRDO जो समय पर टेक्नोलॉजी डेवलप करना था वो आज भी नहीं कर पा रहा है। माना जा रहा है कि ड्राई टाइप कावेरी इंजन है वो 2024-25 तक कंप्लीट हो जाएगा और 2025-26 से इसका प्रोडक्शन भी, सीरीज प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया जा सकता है। इतना भी हो जाए तो बहुत है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से इस सवाल से जो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।